वेलकम दोस्तों, आज की इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम मैकेनिक्स का फोर्थ चैप्टर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम कुछ कंसेप्ट देखेंगे और फिर बाद में हम उसके ऊपर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि स्टडी से रिलेटेड मैं जब भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं यहाँ पर अभी। तो पहली हमारी जो बेसिक डेफिनेशन है वो है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो देखिए, इफ द रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब अगर हमारे पास कोई बॉडी है इस तरह से, और इस बॉडी पर अगर हमने नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई किए, ठीक है, इस तरह से रिजल्टेंट क्या होता है मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से नंबर ऑफ फोर्सेस अगर मैंने यहाँ पर अप्लाई किए इस बॉडी पर, और ये जो बॉडी का जो रिजल्टेंट है उसका इफेक्ट जीरो है, मतलब बॉडी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं हो रही है। वो बॉडी नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई करने के बाद भी उसका रिजल्टेंट जीरो है। रिजल्टेंट जीरो मतलब उस बॉडी में कोई मोशन नहीं हो रहा है, उसके स्टेट में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इज जीरो इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। तो जब भी जैसे हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते तो रिजल्टेंट की वैल्यू अगर हमारी जीरो मिली हमें, तो यहाँ पर हम उस बॉडी को बोलेंगे कि वो बॉडी है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, तो रिजल्टेंट के ठीक अपोजिट होता है इक्विलिब्रियम। तो उसके बीच में क्या फर्क होता है वो फर्क मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, जैसे हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते उसी तरह से इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम समेशन ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर समेशन ऑफ एफ वाई फाइंड आउट करेंगे, और फिर उससे आर की वैल्यू मिलेगी और फिर अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अल्फा मतलब जो एक्स एक्सिस के साथ में जो रिजल्टेंट हमें दिखाना है, या एक्स एक्सिस के साथ में रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है तो वो एंगल होता है हमारा अल्फा। हमने देखा था इस तरह से। तो आर और अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो किस तरह से दिखाएंगे, समझो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया और रिजल्टेंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह से आया है, ये आर और ये एंगल है हमारा अल्फा। तो रिजल्टेंट किस तरह से दिखाएंगे, तो प्रोसीजर रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की यही सेम रहेगी। समेशन ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई, फिर आर फाइंड आउट करेंगे, अल्फा फाइंड आउट करेंगे, और फिर जब इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो हमें एक चीज ध्यान में रखने की, जो रिजल्टेंट होता है हमारा, जो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है वो इक्विलिब्रियम की वैल्यू के बराबर होती है। मतलब रिजल्टेंट और इक्विलिब्रियम दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है। तो यहाँ पर अभी हमने डेफिनेशन देखी कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या, कि ऐसी बॉडी जिसका रिजल्टेंट जीरो हो। तो बॉडी का रिजल्टेंट कब जीरो होगा, तो यहाँ पर देखिए, अगर समझो एक बॉडी निकाली मैंने, यहाँ पर एक बॉडी निकाल लेता हूँ, देखिए यहाँ पर, और इस बॉडी पर हमारा रिजल्टेंट है टोटल आर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, इस तरह से मैंने लेफ्ट साइड से इसे अप्लाई किया। तो इसी साइड से अगर मैंने फिर से 10 न्यूटन अप्लाई किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम। तो हमें ये बात यहाँ पर समझनी की रिजल्टेंट की और इक्विलिब्रियम की जो मैग्नीट्यूड होती है वो मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होती है। तो रिजल्टेंट का फंक्शन क्या है कि रिजल्टेंट बॉडी को मूव करता है, और हमारे इक्विलिब्रियम क्या करता है, बॉडी को स्टेबल करता है या इसे जीरो रिजल्टेंट बना देता है। तो जीरो रिजल्टेंट कब बनेगा, जब हम रिजल्टेंट के अपोजिट में उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना रिजल्टेंट का है, तो बॉडी स्टेडी स्टेट में आ जाएगी। उसे ही हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम की मैग्नीट्यूड हमारी सेम रहेगी जितनी रिजल्टेंट की, और फिर किस तरह से दिखाएंगे, और उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो ठीक अपोजिट रहेगी रिजल्टेंट की। अगर समझो रिजल्टेंट इस तरह से अप्लाई होगा तो इक्विलिब्रियम उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये रिजल्टेंट इस तरह से अप्लाई होगा तो उसका इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट ऊपर जा रहा है तो इक्विलिब्रियम ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और ए भी वही एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ में जो रिजल्टेंट बना रहा है। तो सिंपली जैसे हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया प्रीवियस चैप्टर में, वही प्रोसीजर अप्लाई करनी है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। सिर्फ लास्ट में हमें यही लिखना पड़ेगा कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, और इस तरह से हम इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इस तरह से उसकी पोजीशन भी हम दिखा सकते हैं डायग्राम में। ठीक है, फिर अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इक्विलिब्रंट। इक्विलिब्रंट क्या होता है, तो द सेट ऑफ फोर्सेस विच एक्टिंग ऑन द बॉडी इन इक्विलिब्रियम आर नोन एज इक्विलिब्रियम फोर्स और इक्विलिब्रंट। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि एक इक्विलिब्रियम फोर्स होता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है कि ऐसा फोर्स जिसकी वजह से बॉडी
जो होती है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में बॉडी के ऊपर जो भी फोर्सेस अप्लाई होंगे उसे हम इक्विलिब्रियम फोर्स या इक्विलिब्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि अगर कोई बॉडी स्टेबल है, स्टेडी स्टेट में, तो उसके ऊपर कोई फोर्सेस अप्लाई ही नहीं हो रहे होंगे। जरूर अगर बॉडी स्टेडी स्टेट में है फिर भी उसके ऊपर कुछ फोर्सेस अप्लाई होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर जमीन पर एक फुटबॉल रख दिया, ये जमीन है हमारी, तो जमीन के ऊपर फुटबॉल है, तो फुटबॉल के वजन की वजह से वो जमीन की तरफ ढकेला जाएगा और जमीन क्या करेगी, उसको पुश करेगी, तो उसका जो वजन है वो वहां पर स्टेबल हो जाएगा। तो मतलब जमीन उसके ऊपर कुछ तो फोर्स अप्लाई कर रही है, भले ही वो स्टेडी स्टेट में है, क्योंकि हर एक जो चीज होती है, हर एक जो बॉडी होती है, उसको अगर स्टेडी स्टेट करना है तो यहाँ पर हमें कुछ फोर्सेस अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, तभी बॉडी स्टेडी स्टेट में रहेगी। फिर नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस विच कीप्स द बॉडी एट रेस्ट इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि ऐसे कोई भी फोर्सेस या सिस्टम ऑफ फोर्सेस रहेगी जिसकी वजह से बॉडी स्टेबल कंडीशन में होगी, तो उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आप ये पहली वाली भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट अगर जीरो होगा कोई बॉडी का तो उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, या ऐसा कोई फोर्सेस की सिस्टम होगी उसकी वजह से, या ऐसे कोई फोर्सेस अगर हम किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं उसकी वजह से बॉडी स्टेडी स्टेट में आ जाती है, तो उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और ये इक्विलिब्रेंट मतलब क्या कि जो बॉडी स्टेडी स्टेट में है उसके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उसे हम इक्विलिब्रियम फोर्सेस और इक्विलिब्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी देखते हैं हम, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस है इक्विलिब्रियम की, वो कंडीशंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एनालिटिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर फोर्स सिस्टम। तो यहाँ पर कंडीशन है इक्विलिब्रियम की फॉर कोप्लेनर, कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। दो जो कॉन्करेंट फोर्सेस रहेंगे और नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस लाएंगे कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, तो उनके लिए कंडीशन है। तो पहली कंडीशन है कि समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ एफ एक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं हमारे, हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में भी। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो पहली कंडीशन है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेंगे जो एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेंगे, ठीक है, या तो राइट डायरेक्शन में जाएंगे या लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं यहाँ पर, और ये तो इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या पैरेलल है एक्सिस को, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। जीरो क्यों हो जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में बॉडी स्टेडी स्टेट में होती है। अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अगर इसकी समेशन, सारे फोर्सेस की समेशन अगर सेम नहीं होगी तो बॉडी मूव होगी। मतलब यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर मैंने यहाँ पर 10 न्यूटन अप्लाई किया तो बॉडी राइट की तरफ मूव होगी, लेकिन अगर मैंने इसकी तरफ से ये 10 न्यूटन अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, ये जो टोटल फोर्सेस की एडिशन होगी ये 10 न्यूटन और ये माइनस हो जाएगा उल्टी डायरेक्शन में, इसलिए तो 10 - 10 जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ये समेशन ऑफ एफ एक्स भी जीरो। उसी तरह से समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, वर्टिकल कंपोनेंट भी जीरो होंगे। क्यों, क्योंकि ये समेशन ऑफ एफ वाई मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो जो वर्टिकल फोर्सेस रहेंगे अपवर्ड और डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो उनकी जो सम करेंगे हम तो वो भी जीरो आने चाहिए, तभी बॉडी स्टेडी स्टेट में रहेंगे। और लास्ट समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर किसी पॉइंट से हमने सारे जो फोर्सेस है उनकी मोमेंट निकाली तो वो मोमेंट भी जीरो होगी। ठीक है, मोमेंट जीरो होगी मतलब बॉडी स्टेडी स्टेट में रहेगी। तो सिंपली आपको 3 कंडीशन ध्यान में रखना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो रहेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो रहेंगे और मोमेंट भी जीरो रहेगी। बहुत सिंपल है ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा फ्री बॉडी। तो ये फ्री बॉडी क्या होती है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, अभी फ्री बॉडी, तो फ्री बॉडी मतलब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये फ्री है, इसको कोई कंडीशन नहीं है। मतलब देखिए यहाँ पर इन स्टैटिक फॉर कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज under system of forces each body is separated from its surrounding, such body is known as free body diagram। मतलब अगर जब भी हम किसी बॉडी का इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, इस तरह से उसे कंसिडर करेंगे कि वो बॉडी स्टेबल है, और उसके अगर हमें कैलकुलेशन करने होंगे तो हम क्या करेंगे, उस बॉडी को इस तरह कंसिडर करेंगे कि उसके जो सराउंडिंग में जो कुछ पार्ट्स रहेंगे या कुछ बॉडीज रहेंगी अलग, तो उनको हम यहाँ पर डायग्राम में नहीं दिखाते, उसे बोलते हैं हम फ्री बॉडी। फ्री बॉडी मतलब क्या
कि यहाँ पर जो मतलब जो अननेसेसरी चीजें है वो हम इसमें डायग्राम में नहीं दिखाते, सिर्फ काम की चीजें दिखाते। बॉडी हम दिखाएंगे और उसके ऊपर कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं सिर्फ वही फोर्सेस से दिखाएंगे, बाकी जो चीजें होती है उसके सराउंडिंग में वो हम नहीं दिखाएंगे। जैसे ही अगर यहाँ पर मैंने एक फुटबॉल रख दिया जमीन पर, ये समझो जमीन है, तो जमीन से यहाँ पर फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। जमीन उस पर बॉडी पर फोर्सेस अप्लाई कर रही है तो हम जमीन का फोर्स दिखाएंगे, जमीन दिखाएंगे, लेकिन उसके बाजू में अगर पेड़ है तो हम पेड़ नहीं दिखाएंगे। सो इसी तरह से हम क्या करेंगे, जब भी बॉडी का हम स्टडी करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ बॉडी दिखाएंगे और उसके ऊपर जिसके वजह से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो दिखाएंगे सिर्फ, ठीक है। तो उसे हम फ्री बॉडी बोलेंगे, जिसके सराउंडिंग की जो चीजें हैं वो हम नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर फ्री बॉडी के कुछ एग्जांपल दिए, देखिए यहाँ पर ये सीलिंग है यहाँ पर, ठीक है। ये सीलिंग मतलब जैसे ऊपर हमारे घर के ऊपर पंखा टंगा होता है उसी तरह से लाइट बल्ब हमें टंगा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए सीलिंग क्या कर रही है, फोर्स ऊपर की तरफ इस लाइट बल्ब पर अप्लाई कर रही है, इसलिए सीलिंग दिखाई गई है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये भी हो गई हमारी फ्री बॉडी डायग्राम, ये भी फ्री बॉडी डायग्राम। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये गोल बॉडी दिख रही है हमें सराउंड सर्कुलर, तो यहाँ पर ये प्लेन दिख रहा है हमें इंक्लाइन, तो इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा। फिर ये वर्टिकल प्लेन है यहाँ पर, इसकी वजह से इस तरफ से फोर्स अप्लाई होगा, और फिर ये जमीन है इसकी वजह से फोर्स अप्लाई होगा। और ये बॉडी है न्यूटन, सॉरी जो बॉडी है उसका कुछ वेट होगा तो उसके वेट की वजह से डाउनवर्ड फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से दिखाया, और ये यहाँ पर एक सर्कुलर दिखाया है। ये सारे के सारे फ्री बॉडी के दिखाए हमें। मतलब यहाँ पर देखिए ये बॉडी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी फ्री बॉडी इस तरह से दिखाएंगे हम, मतलब ये बाजू का जो निकाल देंगे सिर्फ बॉडी दिखाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर ये देखिए बॉडी दिखाई गई है तो उसकी फ्री बॉडी हम सिर्फ यहाँ पर ये सर्कुलर गोल निकालेंगे, ठीक है। यह चीज बहुत सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत नहीं है समझने के लिए। फिर आगे हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से निकालेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का क्या होता है वो देखेंगे हम। इफ ऑल एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी आर शोन ऑन फ्री बॉडी द डायग्राम इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। तो अभी फ्री बॉडी क्या होती है, हमने देखा कि जो सराउंडिंग कंडीशन होती है वो सराउंडिंग कंडीशन निकाल दी जाती है और सिर्फ वो बॉडी की डायग्राम हम निकालते हैं, उसे फ्री बॉडी बोलते हैं। और ऐसी बॉडी पर अगर हमने जो उसके ऊपर जो फोर्सेस है एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस, तो सिर्फ वो फोर्सेस हम अगर फ्री बॉडी पर दिखाएंगे तो उसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये बॉडी हमारी फ्री बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन या इसका कुछ वेट होगा उसकी वजह से डाउनवर्ड में, फिर ये इस तरह से और ये इस तरह से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो बॉडी के ऊपर बॉडी दिखाई और उसके ऊपर फोर्सेस दिखाई। उसी तरह से यहाँ पर देखिए एक अपवर्ड डायरेक्शन में टी फोर्स है और डाउन डायरेक्शन में डब्ल्यू फोर्स है। तो इस तरह से सिर्फ उसके ऊपर जो फोर्सेस है वो फोर्सेस हमने यहाँ पर दिखाए, इसे ही हम फ्री बॉडी बोलेंगे। फिर अभी देखिए हम फ्री बॉडी डायग्राम का यूज क्यों करते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ यूजेस है फ्री बॉडी डायग्राम के। पहला है द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रियम ऑन ऑफ बॉडीज अंडर एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी सिंप्लीफाइड बाय ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब अगर कोई बॉडी और उस बॉडी पर अगर नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रहे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के, तो उस फोर्सेस को हम इसी तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम निकाल कर उन फोर्सेस को हम अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा सेकंड, ऑल इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी अप्लाइड टू ईच फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब इक्विलिब्रियम के जो सारे के सारे कंडीशंस होते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, ये इस तरह से 3 कंडीशन दिखाई थी हमने, वो सारी की सारी कंडीशन उस फ्री बॉडी को हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर द अननोन फोर्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी कैन बी ऑब्टेन वेरी इजीली। मतलब जो फोर्सेस हमें नहीं पता है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करके, मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स 0, समेशन ऑफ एफ वाई 0 और मोमेंट 0 करके जो रिमेनिंग फोर्सेस है वो रिमेनिंग फोर्सेस हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है अभी इक्विलिब्रियंट फोर्स। हमने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखी कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या, कि कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में मतलब स्टेडी स्टेट में है और उसके ऊपर अगर कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो हम उसे इक्विलिब्रियंट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इक्विलिब्रियम फोर्सेस क्या होते हैं वो हम देखेंगे। इक्विलिब्रियम फोर्स
एन इक्विलिब्रियंट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस acting on a body is single force which when acting with other forces bring the set of forces and body in इक्विलिब्रियम। तो मतलब देखिए इक्विलिब्रियंट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इक्विलिब्रियंट मतलब जो नंबर ऑफ फोर्सेस हमारे बॉडी पर अप्लाई हो रहे हैं तो उन सारे जो फोर्सेस है ऑन बॉडी सिंगल फोर्स, तो उन सारे फोर्सेस को हम इस तरह से सिंगल फोर्स में अप्लाई करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस अगर अप्लाई हो रहे होंगे तो हम उसको रिजल्टेंट निकालते, उसी तरह से जो नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उसी तरह से हम उसका इक्विलिब्रियंट निकालेंगे, विच व्हेन एक्टिंग विथ अदर फोर्सेस ब्रिंग द सेट ऑफ फोर्सेस। तो वो फोर्स क्या करेगा कि जो दूसरे फोर्सेस बॉडी पर अप्लाई हो रहे तो उस फोर्सेस को अपोजिट डायरेक्शन में या उस फोर्सेस की तरह ही नंबर ऑफ फोर्सेस क्रिएट करेगा। जो नंबर ऑफ फोर्सेस की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है एक सिंगल फोर्स, तो उस फोर्स उसी तरह के फोर्स वो जनरेट करेगा, मतलब सिंगल फोर्स विच व्हेन एक्टिंग विथ अदर फोर्सेस ब्रिंग द सेट ऑफ फोर्सेस एंड बॉडी इन इक्विलिब्रियम। तो जो नंबर ऑफ फोर्सेस पहले ही बॉडी पर अप्लाई हो रहे तो ये उसके अपोजिट में इस तरह से फोर्सेस अप्लाई करेगा कि बॉडी को स्टेडी स्टेट में लाएगा, तो इसे हम इक्विलिब्रियम फोर्स बोलेंगे और बॉडी को बोलेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रियंट। तो इक्विलिब्रियंट और रिजल्टेंट के बीच में क्या फर्क है? तो इक्विलिब्रियंट मतलब क्या, वही जो रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं रिजल्टेंट मतलब क्या। और रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज अ सिंगल फोर्स विच कैन प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट ऑन द बॉडी इट एज प्रोड्यूस बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। रिजल्टेंट हम सबको पता है कि रिजल्टेंट क्या होता है कि एक बॉडी है उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तो उन सारे फोर्सेस को मैं एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करता हूँ और जो सारे फोर्सेस का इफेक्ट है वो सिंगल फोर्स में हम दिखाएंगे, मतलब रिजल्टेंट में दिखाएंगे। और जो सिंगल फोर्स हमने कैलकुलेट किया है उसका इफेक्ट सेम फोर्सेस जैसे होगा, जितना मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस अगर अप्लाई हो रहे हैं तो उन सारे फोर्सेस का मिला के एक सिंगल फोर्स बनेगा और उसका से इफेक्ट सेम रहेगा जो नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई कर रहे थे हम बॉडी पर। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट, मतलब सारे जो फोर्सेस है उस सारे फोर्सेस को सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर 10 न्यूटन के अगर हमारे पास 4 फोर्सेस होता है उसका मैं एक 40 न्यूटन का एक रिजल्टेंट बना दूंगा इस तरह से। ठीक है, फिर इक्विलिब्रियंट क्या होता है वो देखेंगे। एन इक्विलिब्रियंट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज अ सिंगल फोर्स विच व्हेन एक्टिंग विथ अदर फोर्सेस ब्रिंग्स द सेट ऑफ फोर्सेस एंड बॉडी इन इक्विलिब्रियम। मतलब क्या, इक्विलिब्रियंट भी इसी तरह का फोर्सेस है जैसे रिजल्टेंट होता है, ये भी क्या करता है, एन इक्विलिब्रियंट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, मतलब जो नंबर ऑफ फोर्सेस है बॉडी पर अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोर्सेस क्या करेंगे, बॉडी को मूव करेंगे, मतलब उस सारे फोर्सेस क्या करेंगे, रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेंगे और बॉडी को मूव करेंगे। तो इक्विलिब्रियम क्या करता है कि ये भी उसी तरह से अपने खुद के फोर्सेस तैयार करता है और इस तरह से इफेक्ट बॉडी पर जनरेट करता है कि जो रिजल्टेंट के नंबर ऑफ फोर्सेस बॉडी पर, मतलब देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट हमारे बॉडी पर इस तरह से फोर्सेस एक्ट कर रहा है और बॉडी को मूव करने की कोशिश कर रहा है, मतलब बॉडी को मूव कर रहा है। तो इक्विलिब्रियंट क्या करेगा उसके अपोजिट में, जैसे युद्ध में करते हैं हम कि दोनों सेनाएं एक दूसरे को रोकती है, उसी तरह से रिजल्टेंट को इक्विलिब्रियम रोकेगा। तो रिजल्टेंट क्या करेगा, बॉडी को मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन इक्विलिब्रियंट क्या करेगा, जो रिजल्टेंट के जो फोर्सेस की नंबर ऑफ फोर्सेस है जो रिजल्टेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन सारे फोर्सेस को अपोजिट इस तरह से खुद के फोर्सेस क्रिएट करेगा। ठीक है, और वो बॉडी को रोकने की कोशिश करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एक फुटबॉल है और वहां से किक मारा और अगर वो फुटबॉल हवा ऐसे ऊपर उठकर मेरी तरफ आया तो मैं क्या करूंगा, अपने दोनों हाथों से उस फुटबॉल को रोकने की कोशिश करूंगा और अपने हाथ में कैच करूंगा। मतलब क्या हो गया कि वहां से रिजल्टेंट प्रोड्यूस हुआ और रिजल्टेंट उस फुटबॉल को मूव किया। तो मैंने क्या किया, इस तरह से मैंने इक्विलिब्रियंट यहाँ से अप्लाई किया दोनों हाथों से फोर्सेस, तो फुटबॉल क्या हो गया कि एक स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ गया, इक्विलिब्रियंट कंडीशन में आ गया या स्थिर हो गया। तो जो मेरे दोनों हाथों से जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ है वो इक्विलिब्रियंट फोर्स हम उसे बोलेंगे, और जो किक मार के जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ था उसे हम रिजल्टेंट बोलेंगे। इस तरह से हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रिजल्टेंट फोर्स कॉज द बॉडी टू मूव। रिजल्टेंट की वजह से बॉडी मूव होती है, जैसे हम किक मारते हैं फुटबॉल को, और इक्विलिब्रियंट कीप्स द बॉडी एट रेस्ट। और जैसे मैंने दोनों हाथों से फुटबॉल को कैच किया तो वो क्या हो गया कि इक्विलिब्रियंट फोर्स हो गया, उसने बॉडी को स्टेडी स्टेट कंडीशन में अप्लाई किया। तो रिजल्टेंट सिंपली मतलब
नंबर ऑफ फोर्सेस क्या करेंगे, बॉडी को मूव करने की कोशिश करेंगे, और इक्विलिब्रियम क्या करेगा, बॉडी को स्टेबल बना देगा। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होती है। अगर यहां से मैंने 10 न्यूटन अप्लाई किया तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन अप्लाई करेगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जैसे हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं वही प्रोसीजर है हमारी इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की या इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की, सिर्फ उसकी डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन में होगी तो वो किस तरह से हम पहचान सकते हैं या उसके लिए क्या कंडीशंस रहेगी। तो अगर हमने टू फोर्स प्रिंसिपल मतलब अगर किसी बॉडी पर दो फोर्सेस अप्लाई किए तो इक्विलिब्रियम बॉडी रहने के लिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने के लिए उसकी क्या कंडीशंस रहेगी। तो इफ अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम मतलब अगर कोई बॉडी स्थिर है स्टेडी स्टेट में, इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस, और उस स्टेडी स्टेट बॉडी पर अगर मैंने दो फोर्सेस अप्लाई किए, दे मस्ट बी इक्वल, तो जो दोनों फोर्सेस है मतलब इस तरह से एक फोर्स इस तरह से अप्लाई किया और दूसरा इस तरह से, तो यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह से दो फोर्सेस अप्लाई होंगे तो दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, मस्ट बी इक्वल, मतलब ये 10 न्यूटन रहेगा तो ये भी 10 न्यूटन रहेगा। अपोजिट देखिए यहाँ पर ये इस तरह से जाएगा तो ये इसके अपोजिट में आएगा, और कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होने चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर मैंने एक इस तरह से अप्लाई किया और दूसरा इस तरह से तो ये नहीं हो पाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो दोनों फोर्सेस अपोजिट में होने चाहिए, ठीक बराबर सामने सामने, ताकि एक दूसरे को अपोज कर सकते हैं और बॉडी को स्टेडी स्टेट में रह सके। तो दो फोर्सेस अगर बॉडी पर अप्लाई किए तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड में रहेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे और कोलिनियर रहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कंडीशन है हमारी थ्री फोर्स प्रिंसिपल। अगर किसी बॉडी पर अगर हमने थ्री फोर्सेस अप्लाई किया तो किस तरह से हम उसे इक्विलिब्रियम में रहेंगे या रख सकते हैं, या किस तरह से बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इफ अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज एक्टेड अपॉन बाय थ्री फोर्सेस, अगर किसी स्टेडी स्टेट बॉडी पर हमने इक्विलिब्रियम बॉडी पर थ्री फोर्सेस अप्लाई किए, देन रिजल्टेंट ऑफ एनी टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू थर्ड फोर्सेस, मतलब अगर दो फोर्सेस इस तरह से अप्लाई किए तो जो दो फोर्सेस का टोटल मिला के जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो उसके डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा थर्ड फोर्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये दो फोर्सेस अगर 20 न्यूटन के तो ये सिंगल फोर्स 20 न्यूटन का होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, ये दोनों का रिजल्टेंट 20 न्यूटन, तो ये थर्ड फोर्स हमारा 20 न्यूटन है, तो ये इस तरह से बॉडी को स्टेडी स्टेट में रखेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा फोर फोर्स प्रिंसिपल। तो अगर चार फोर्सेस रहेंगे तो किस तरह से ये रहेगा। इफ अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज एक्टेड अपॉन बाय फोर फोर्स, अगर किसी बॉडी पर हमने फोर फोर्स अप्लाई किए स्टेडी स्टेट बॉडी पर, देन रिजल्टेंट ऑफ एनी टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ अदर टू फोर्सेस, मतलब अगर बॉडी पर इस तरह से 1 2 3 और फोर फोर्सेस अप्लाई किए तो ये जो दो फोर्सेस है उनका अगर रिजल्टेंट हमने यहाँ पर माना 20 न्यूटन, तो ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट भी 20 न्यूटन होना चाहिए। इस तरह से एक दूसरे का अपोज करेंगे और बॉडी को स्टेडी स्टेट में रहेगी। ये कंडीशन है हमारी बॉडी की, जो बॉडी इक्विलिब्रियम में है वो। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम यहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, अगर मैंने ज़्यादा लिया तो थोड़ा थ्योरी पार्ट हो सकता है और आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो कुछ आपको एक्सप्लेन किया है, जो डेफिनेशन वगैरह, तो उसकी जो पीडीएफ है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाके आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और उसका खुद से स्टडी कीजिए। फिर कल हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ सपोर्ट और टाइप्स ऑफ लोड, ये तीनों चीजें देखेंगे और फिर उसके बेस पर जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल हम कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।